अरिहंत एनसीईआरटी बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर जीव विज्ञान का परिचय एवं सजीवों का वर्गीकरण। इसका स्रोत है क्लास 8 का चैप्टर 2, क्लास 9th का चैप्टर 7 सजीवों में विविधता, क्लास 11th न्यू एनसीईआरटी चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 एंड तमिलनाडु बोर्ड का क्लास 9। यहाँ पे जीव विज्ञान का सबसे पहले परिचय। सभी सजीवों, पादप या जंतु की संपूर्ण क्रियाओं का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत सभी सजीव आते हैं, सभी सजीवों का अध्ययन आता है। ठीक है। बायोलॉजी 2 वर्ड से बना है, बायोस प्लस लोगोस। बायोस मतलब लाइफ यानी जीवन, और लोगोस मतलब स्टडी यानी कि अध्ययन, यानी कि जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की संपूर्ण क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जीवन की संपूर्ण क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वो जीव विज्ञान कहलाता है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से जीव विज्ञान को विभिन्न शाखाओं में विभाजित किया जाता है, यानी पढ़ने में आसानी हो इसलिए हम क्या करते हैं, जीव विज्ञान को बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जंतुओं का अध्ययन। जीव विज्ञान की शाखा प्राणी विज्ञान जूलॉजी तथा पादप पेड़ पौधे का अध्ययन वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि जब हम जीव विज्ञान में जंतुओं का अध्ययन करेंगे तो वो आ जाएगा प्राणी विज्ञान में यानी कि जूलॉजी में, और जब पेड़ पौधे का अध्ययन करेंगे तो वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी में। अरस्तु ने 384 से 322 ईसा पूर्व में जंतुओं की रचना, स्वभाव, जनन तथा मुर्गी के अंडे में भ्रूणीय परिवर्तन यानी कि एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट जो मुर्गी के अंडे में हो रहा था उस सब के बारे में अध्ययन किया। किसने? अरस्तु एरिस्टोटल ने अध्ययन किया तथा इनके आधार पर अपनी पुस्तक हिस्टोरिका एनिमेलियम में 500 जंतुओं का वर्णन किया। एरिस्टोटल ने 384 से 322 ईस्वी पूर्व में जंतुओं की रचना, स्वभाव, मुर्गी के अंडे के भ्रूणीय परिवर्तन आदि के बारे में पढ़ा। इस आधार पर अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम। इसमें 500 जंतुओं का वर्णन किया। इसी वजह से इस अरस्तु को, एरिस्टोटल को जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये विज्ञान के जनक भी हैं और जंतु विज्ञान के जनक भी, यानी फादर ऑफ साइंस एरिस्टोटल, फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल एंड फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल, जिसको हिंदी में अरस्तु कहते हैं। अब है यहाँ पे थियोफ्रेस्टस ने 370 से 287 ईस्वी पूर्व में लगभग 500 पादपों के और उनकी आयु, उनके आकार के आधार पर अपनी पुस्तक हिस्टोरिका प्लांटेरम, एनिमल्स के लिए हिस्टोरिका एनिमेलियम अरस्तु ने लिखा, फादर ऑफ जूलॉजी, और हिस्टोरिया प्लांटेरम फादर ऑफ बॉटनी कौन? थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस। जीव विज्ञान की शाखाएं। जीव विज्ञान को विभिन्न शाखाओं में विभाजित किया जाता है। इनमें प्रमुख शाखाओं को चित्र द्वारा समझाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा है जीव विज्ञान बायोलॉजी, जिसको 2 भागों में बांटा गया है, मौलिक जीव विज्ञान और प्रायोगिक जीव विज्ञान, यानी कि जो बेसिक बायोलॉजी इसको पढ़ते हैं, और अप्लाइड बायोलॉजी जिसको अप्लाई प्रयोग किया जाता है। मौलिक बायोलॉजी के अंतर्गत वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान और सूक्ष्म विज्ञान आता है, जिसको इंग्लिश में बॉटनी, जूलॉजी और माइक्रो बायोलॉजी कहते हैं। अप्लाइड बायोलॉजी के अंतर्गत एग्रीकल्चर यानी कृषि विज्ञान आता है, मेडिसिन साइंस यानी चिकित्सा विज्ञान आता है, वेटनरी यानी पशु चिकित्सा विज्ञान, और फार्माक्यूटिकल्स यानी कि औषधि विज्ञान आता है। अब है सजीव जगत। कह रहा है जीव जगत में सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की वस्तुएं उपस्थित हैं। हमारा जो ये इन्वायरमेंट है इसमें सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की वस्तुएं मौजूद है। वे वस्तुएं जो वृद्धि, विकास, प्रतिक्रिया तथा जीवन के दूसरे लक्षणों को प्रदर्शित करती है सजीव कहलाती है। कह रहे जो वृद्धि करती है, विकास करती है और जितने सजीव के लक्षण होते हैं उसको प्रदर्शित करती है वो सजीव कहलाती है। जीवन में एक निश्चित परिभाषा देना बहुत कठिन है, परंतु सजीवों के कुछ विशेष लक्षण होते हैं जिनके आधार पर उन्हें निर्जीव से पृथक किया जा सकता है। सजीवों के विशेष लक्षण निम्न प्रकार है। कह रहे जीवन की निश्चित परिभाषा देना तो बहुत ही कठिन है, लेकिन हम सजीव के कुछ लक्षण के आधार पर उन्हें अलग कर सकते हैं। जैसे जीव द्रव, प्रोटोप्लाज्म। जीवधारियों के जीवन का भौतिक आधार जीवद्रव्य होता है। जितने भी जीवधारी होते हैं उनके जीवन का भौतिक आधार कौन होता है? जीवद्रव्य होता है। इसमें सभी जैविक क्रियाएं होती है
जीव द्रव में सभी जैविक क्रियाएं होती हैं। इसकी रासायनिक संरचना जटिल होती है। जीव द्रव निरंतर परिवर्तन की स्थिति में रहता है और इसे ही हम जीवन कहते हैं। अब जीव द्रव के बारे में 4 बातें याद रखेंगे। पहले, जीवन का भौतिक आधार। जीवधारियों का जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीव द्रव है। इसमें जीव द्रव में क्या होती है? सभी जैविक क्रियाएं होती हैं। तीसरा, जीव द्रव की रासायनिक संरचना कैसी होती है? तो जटिल होती है। चौथा, जीव द्रव निरंतर क्या करता है? तो परिवर्तन की स्थिति में रहता है, इसे ही हम जीव द्रव कहते हैं। 4 बात आप लोग याद रखेंगे। अब है कोशिका संरचना यानी कि सेल स्ट्रक्चर। जीवधारी एक या अनेक कोशिकाओं के बने होते हैं, अतः कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यानी प्रत्येक जीव जो है बहुत सारी कोशिकाओं से बने होते हैं, एक या अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं, इसीलिए कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, यानी कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है सेल। ठीक है। तीसरा जो है वो है पोषण यानी न्यूट्रिशन। जीवों को वृद्धि एवं गति करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो भी जीव गति करेंगे या वृद्धि करेंगे तो ऊर्जा तो चाहिए, और ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? तो भोज्य पदार्थों से मिलती है। पौधे जल, खनिज पदार्थ व कार्बन डाइऑक्साइड से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं। जंतु भोजन के लिए पौधे पर निर्भर कहते हैं। कह रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे भोजन बनाएंगे, जिसमें क्या होता है? तो जिसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वो जल लेंगे, खनिज लवण लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और वो भोजन बनाते हैं पर्णहरित यानी क्लोरोफिल की सहायता से। और वही भोजन जो पौधे बनाते हैं उसी पे बाकी जंतु निर्भर करते हैं। अब है अगला कैरेक्टर उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म। जीवों में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते रहते हैं हमेशा। इनमें क्या होता है? उपचय क्रियाएं रचनात्मक यानी होती है। उपचय यानी एनाबॉलिक, जिसमें क्या होता है? जुड़ता है आपस में, यानी कि कंस्ट्रक्टिव होती है, जिसमें सरल पदार्थ जुड़ करके जटिल पदार्थ बनाते हैं जो जीव द्रव के घटक होते हैं। और जो जटिल पदार्थ बनता है वो क्या होता है? जीव द्रव के घटक होते हैं। इसके ठीक विपरीत अपचय क्रिया होती है यानी कैटाबॉलिक रिएक्शन, जिसमें क्या होता है? जटिल चीज़ें टूट करके सरल चीज़ों में बढ़ती हैं, यानी कि विनाशात्मक होता है। तो उपापचय क्रिया में 2 तरह के, एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक। उपचय मतलब जुड़ेगा, सरल से जटिल बनेगा। अपचय मतलब टूटेगा, जटिल से सरल बनेगा। अगला है श्वसन। श्वसन जीवधारियों का प्रमुख लक्षण है। इस क्रिया में ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। इस क्रिया से भोज्य पदार्थों की संचित ऊर्जा मुक्त होती है, जिससे जैविक क्रियाएं संचालित होती है। श्वसन क्या होता है? जीवधारियों का मुख्य लक्षण है। इससे क्या होता है? ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकलता है, जिसकी वजह से क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है, और उसी ऊर्जा जो है वो भोज्य पदार्थों को खंडित करके ऊर्जा मुक्त होती है इसी ऑक्सीजन से। अब अगला है गति। सभी जीवधारी गति करते हैं। कोशिका के अंदर जीवद्रव्य या पौधे के स्वतंत्र भाग जैसे युग्मक, गैमेट्स या जूस्पोर चलन बीजाणु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करना गति कहलाता है। कह रहे हैं कि हमारे जीवधारी गति करते हैं। कोशिका के अंदर भी जीवद्रव्य या पौधे के स्वतंत्र भाग में भी गति होती है, जैसे कि युग्मक गति करते हैं, चलन बीजाणु गति करते हैं। यह भी गति के ही लक्षण है। जंतु भोजन या अनुकूल वातावरण की खोज में गमन करते हैं। जंतु क्यों इधर से इधर जाते हैं? तो भोजन की तलाश में, अनुकूल वातावरण की तलाश में, परंतु अधिकांश पौधे अपने स्थान पर ही रहते हुए गुरुत्व, प्रकाश आदि के कारण मुड़ जाते हैं। तो पौधे की गति चलना नहीं होती है, पौधे की गति होती है ग्रेविटी के कारण मुड़ जाना, प्रकाश की दिशा में मुड़ जाना, ये सब। अब है वृद्धि। जीवों की आकृति, आयतन और शुष्क भार में अपरिवर्तनीय बढ़ोतरी को वृद्धि कहते हैं। फिर से पढ़ेंगे। जीवों की आकृति, आयतन तथा शुष्क भार में अपरिवर्तनीय बढ़ोतरी को वृद्धि कहते हैं। पौधों में विभज्योति की उत्तक द्वारा निरंतर और अनिश्चित काल तक वृद्धि होती है, परंतु जीवों में एक विशेष अवस्था आने पर वृद्धि रुक जाती है। पौधों में हमेशा लाइफ टाइम के लिए वृद्धि होगी, लेकिन जंतु में क्या होता है? एक टाइम आने पर वृद्धि रुक जाती है। अगला जो कैरेक्टर है वो है प्रजनन। जीवधारी प्रजनन तथा अपने समान जीव पैदा करते हैं, परंतु निर्जीव ऐसा नहीं कर सकते। सजीव जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं? प्रजनन कर सकते हैं, पर कोई भी निर्जीव कभी भी प्रजनन नहीं कर सकता। अब संवेदनशील तथा अनुकूलन, सेंसिटिविटी यानी कि ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे कि जीव अपने चारों ओर के वातावरण से होने वाले परिवर्तनों को अनुभव करते हैं। जीव के चारों ओर जो भी परिवर्तन होता है उसको अनुभव करते हैं, इस कारण वे संवेदनशील होते हैं। उनके अनुसार अपनी संरचना, रहन सहन और क्रियाओं में परिवर्तन कर लेते हैं। जैसा वातावरण है उसके अकॉर्डिंग अपना रहन सहन बदल लेंगे, संरचना बदल लेंगे, क्रियाकलाप बदल लेंगे, और ये जो वातावरण के अनुसार जो ढलते हैं इसी को अनुकूलन कहते हैं। ठीक है। उत्सर्जन, एक्सक्रिएशन। नेक्स्ट,
जीवधारियों में विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप हानिकारक व अनावश्यक पदार्थ बनते हैं जिन्हें वे अपने शरीर से निष्कासन करते रहते हैं। यह क्रिया जीवों में निरंतर और जीवन पर्यंत चलती रहती है। यानी कि क्या होता है, उत्सर्जन जीवधारियों में विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप हानिकारक और गंदे पदार्थ जो होते हैं, जो हमारे लिए हानिकारक है, उन्हें क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकालते हैं। और ये जो शरीर से बाहर निकालने की क्रिया है, इसी को उत्सर्जन कहते हैं। और ये सारे कैरेक्टर किसमें देखेंगे, सजीव में। अब है जैव विविधता। जैव विविधता क्या है, तो किसी स्थान विशेष पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जीव जंतु और पौधे के भिन्न भिन्न प्रजातियों में अनेक प्रकार की भिन्नताएं देखने को मिलती है, जैसे स्वभाव, रंग, रूप, संख्या आदि। जीवों की इन विभिन्नताओं को ही जैव विविधता कहते हैं। कह रहे किसी भी स्थान पर प्राकृतिक रूप से बहुत सारे जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वहाँ के अब जगह बदलने से क्या होता है, उनके स्वभाव बदल जाते हैं, रंग बदल जाते हैं, रूप बदल जाती है, संख्या उस पर डिपेंड करती है। और ये जो जगह जगह बदलने से जो परिवर्तन आ रहा है, ये जैव विविधता कहलाता है। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वाल्टर जी रोजेन ने किया था 1985 में। फिर से रिपीट करेंगे, जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, वाल्टर जी रोजेन ने। किसने किया था, वाल्टर जी रोजेन ने 1985 में। जीवों में मिलने वाली इस विविधता के कारण ही प्रकृति में संतुलन बना रहता है और संपूर्ण जो भी परितंत्र है कि में इसमें खाद्य की आपूर्ति होती है, क्योंकि जैव विविधता है इसीलिए। एक अनुमान के अनुसार पृथ्वी ग्रह पर समस्त जीवों की करीब 10 मिलियन जातियां पाई जाती हैं। यानी कि अनुमान के अनुसार पृथ्वी पर समस्त जीवों की करीब 10 मिलियन जातियां पाई जाती हैं। उनमें से केवल 1 या 2 मिलियन जातियां ही खोजी गई है। अभी भी बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो खोजी नहीं गई है। पृथ्वी पर कुछ गर्म तथा नमी वाला भाग जो कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच स्थित है। फिर से सुनेंगे, पृथ्वी पर कुछ गर्म तथा नमी वाला भाग जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। कहाँ, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। वहाँ के पादप और जंतुओं में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। वहाँ के जो है पौधे और जंतुओं में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र। मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र जैसे ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन, ब्राज़ील, कोलंबिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन, ब्राज़ील, कोलंबिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, इक्वाडोर, पेरू, मेक्सिको, मेडागास्कर और ज़ायरे। ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन, ब्राज़ील, कोलंबिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, इक्वाडोर, पेरू, मेक्सिको, मेडागास्कर और ज़ायरे। अब है वर्गीकरण। अब आते हैं वर्गीकरण पे। तो कह रहे हैं जीवधारियों को उनकी समानता और भिन्नताओं के आधार पर विभिन्न भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे जीवों के वर्गीकरण के नाम से जाना जाता है। जीवधारियों को सुविधाजनक रूप से पहचानने तथा मानव जाति के लिए इनकी उपयोगिता को जानने के लिए जीवधारियों का वर्गीकरण अत्यंत आवश्यक है। कह रहे हैं इतनी सारी समानता और विभिन्नता के आधार पर इतने पार्ट्स है, इतने जीव हैं जिसको पढ़ना मुश्किल है, तो उसके गुण यानी कि समानता भिन्नता के आधार पर इसको हम बांटते हैं तो इसी को बांटने को वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण की सहायता से नए जीवों की खोज आसान। अब मतलब वर्गीकरण क्यों ज़रूरी है, क्यों करना चाहिए, तो पहला काम, इससे नए जीवों की खोज आसान होती है। दूसरा, किसी वर्ग के सभी जीवों का अध्ययन में सुविधा मिलती है, इसीलिए वर्गीकरण ज़रूरी है। वह जीवों के वर्गीकरण से यह ज्ञात होता है कि किस प्रकार की सरल संरचना वाले एक कोशिकीय जलीय जीवों में विभिन्न वातावरण में रहने वाले जटिल जीवों का विकास हुआ है। यानी कि जीवों के वर्गीकरण से हमें पता चलता है कि जैसे एक कोशिकीय जीव से जटिल जीव का विकास कैसे हुआ है। वर्गीकरण की सहायता से जीवों में पाए जाने वाली अकार्यिकी समानताओं और भिन्नताओं का भी पता चलता है और उसका क्या कारण है इसका भी पता चलता है। उसके बाद है वर्गीकरण से जीवों के विकास के क्रम का ज्ञान होता है। वर्गीकरण पद्धति का मुख्य कार्य वर्गीकरण की आधारभूत इकाइयों को पहचानना और उनका वर्णन करना है। कह रहे हैं कि वर्गीकरण की जो पद्धति है उसका कार्य यही है कि वर्गीकरण का आधारभूत इकाई पहचानना और उनका वर्णन करना। जैसे जातियों और समान प्रकार की जातियों को क्रम से संबंधों के आधार पर उच्च वर्गों में वर्गीकृत किया जाना। अब है सजीवों में कुछ विशेष लक्षण होते हैं वर्गीकरण के आधार
सजीवों में कुछ विशेष लक्षण होते हैं जिनके आधार पर इन्हें वर्गीकृत किया जाता है। क्या लक्षण होते हैं? तो जैसे कोशिका संरचना, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका संरचना अलग अलग होती है। यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो झिल्लीबद्ध होती है, यानी कि उसके ऊपर झिल्ली होती है, अलग से पाई जाती है, ठीक है। और उसका न्यूक्लियस जो होता है वो पूरा विजिबल अच्छा दिखता है, ठीक है। और इसको हम लोग जो है सुविकसित केंद्रक भी कहते हैं, क्योंकि उसमें अच्छे से केंद्रक डेवलप होता है। तो यूकैरियोटिक के दो गुण क्या हैं? झिल्ली युक्त कोशिकांग होगा और सुविकसित केंद्रक होगा। इसके कारण कोशिका के विभिन्न भागों में कोशिकीय क्रियाएं होती हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक व झिल्ली युक्त कोशिका अनुपस्थित होते हैं, यानी कि ना तो वास्तविक केंद्रक होता है और ना ही झिल्ली युक्त कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक में। तो पहला ये हो गया। दूसरा, शरीर की संरचना। बॉडी स्ट्रक्चर एक कोशिकीय है कि बहुकोशिकीय है, इसके आधार पर हम अलग अलग कर सकते हैं। उसके बाद है बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका श्रम विभाजन प्रदर्शित करती है, यानी कि बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं उनकी कोशिकाओं में श्रम का विभाजन होता है, यानी कि हर कार्य के लिए अलग कोशिकाएं होती हैं और क्रमशः उत्तक और अंगों और अंगतंत्र का निर्माण करती है, जबकि एक कोशिकीय जीवों में ये सभी लक्षण क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। ऐसा कोई लक्षण एक कोशिकीय जीव में नहीं पाया जाता है। अब है पोषण। पोषण के आधार पर दो प्रकार के जीव होते हैं। स्वपोषी, जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? तो हरे पौधे, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। और दूसरा होता है विषम पोषी, जिसको परपोषी भी कहते हैं। ये जीव अपना भोजन स्वपोषी जीवों और अन्य विषमपोषी जीवों तथा मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। अब है शारीरिक संगठन। पादपों और जंतुओं में अलग अलग प्रकार का शारीरिक संगठन होता है। पादपों में जंतुओं की अपेक्षा विभिन्न प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं और उनके शरीर संगठन को जंतुओं से अलग करते हैं। यानी पादपों का जो संगठन होता है वो क्या होता है? पादपों में जंतुओं की अपेक्षा विभिन्न प्रकार के उत्तक होते हैं और शारीरिक संगठन जंतुओं से अलग होता है। वह कार्यात्मक संगठन। शारीरिक संगठन की तरह ही कार्यात्मक संगठन में भी भिन्नता पाई जाती है। उदाहरण के लिए अमीबा एक कोशिकीय में गमनांग कूटपाद होते हैं, यानी कि जैसे एग्जाम्पल ले लें तो अमीबा जो होता है इसमें गमनांग क्या होता है? कूटपाद होते हैं, जबकि मनुष्य में गमन के लिए पश्चपाद पाए जाते हैं। तो दोनों के गमन के लिए अलग अलग हुए। पादप स्थिर प्रकृति के होते हैं, जबकि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ? कार्यात्मक संगठन में भिन्नता है। वर्गीकी का जो पदानुक्रम है उसके बारे में। विभिन्न वर्ग की श्रेणियों को एक उचित क्रम में व्यवस्थित करना वर्गीकी पदानुक्रम कहलाता है, ठीक है। इसको टैक्सोनॉमी हायरकी भी कहते हैं। इसको क्या करेंगे हम लोग? टैक्सोनॉमिकल सीरीज में जब इसको विकसित करेंगे, यानी कि वर्गीकी श्रेणियों में विकसित करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, उसे ही वर्गीकी पदानुक्रम कहते हैं या लीनियन पदानुक्रम भी कहते हैं। इसे लीनियन हायरकी भी कहते हैं। वर्गीकरण के आधारभूत इकाई जाति है। वर्गीकरण के आधारभूत इकाई क्या है? जाति। जाति से स्टार्ट होता है। वर्गीकरण का आधारभूत इकाई क्या है? जाति। जाति से स्टार्ट होता है। उसके बाद है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वर्गीकरण के लिए इसके मूल सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, वर्गीकी कहलाती है। यानी कि जीव विज्ञान का वो ब्रांच जिसके अंतर्गत वर्गीकरण और इसके सिद्धांत को पढ़ेंगे उसे ही वर्गीकी कहते हैं। अब यहाँ पे देख लेंगे एक बार। यहाँ पे अवरोही क्रम में दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या आता है? जाति आता है। फिर जाति से क्या बनता है? वंश बनता है। वंश से क्या बनता है? कुल बनता है। कुल से क्या बनता है? गण बनता है। गण से वर्ग। वर्ग से संघ या प्रभाग बनता है। फिर जगत। फिर देखेंगे जाति वंश कुल, जाति वंश कुल, जाति वंश कुल, गण वर्ग संघ, जाति वंश कुल गण वर्ग संघ जगत, जाति वंश कुल गण वर्ग संघ जगत, जाति वंश कुल गण वर्ग संघ जगत। सबकी एग्जाम्पल है, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आता है द्विनाम पद्धति, जिसको कहते हैं। कैरलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति दिया था। किसने दिया था? कैरलस लीनियस ने। पूछता भी है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसकी देन है? तो कैरलस लीनियस की देन है। इन्होंने इसकी खोज की थी। इसके अनुसार किसी जीव की खोज के पश्चात जीवों के वर्गीकरण में उसका उपयुक्त स्थान निर्धारित करके उसे एक निश्चित वैज्ञानिक नाम दिया जाता है। कह रहे हैं कि इसमें कहा गया कि इसमें क्या करेंगे? एक निश्चित वैज्ञानिक नाम दिया जाएगा। लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी, किसकी पुस्तक है? कैरलस लीनियस की। क्या नाम है? सिस्टेमा नेचुरी के 10वें संस्करण। सिस्टेमा नेचुरी के 10th जो इसका एडिशन था उसमें इसका वर्णन किया है और अपने महत्वपूर्ण योगदान के कारण इन्हें वर्गीकी का जनक कहा जाता है। यानी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरलस लीनियस है। क्या दिया था? द्विनाम पद्धति दिया था।
इसकी पुस्तक सिस्टोमा नेचुरी इसके 10वें संस्करण में इसका वर्णन है। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीव का नाम 2 भागों में होते हैं। पहला भाग जीव के वंश को बताएगा और दूसरा जेनेरिक नाम को बताएगा, यानी कि नाम जो होंगे उसके 2 पार्ट होंगे। पहला भाग क्या बताएगा, वंश बताएगा, दूसरा जेनेरिक नेम बताएगा। पहला वंश बताएगा, दूसरा जेनेरिक नेम बताएगा। वंश बताएगा और यहाँ पे जो है पहला वंश बताएगा और दूसरा स्पेसिस बताएगा। वंश को जीनस कहते हैं, तो जीनस यानी जेनेरिक नेम बताया पहला, वांशिक नाम बताया, और जो दूसरा होगा वो जाति स्पेसिस बताएगा, वो विशिष्ट नाम बताएगा। यानी कि मान लीजिए कि इसके 2 नाम होंगे। पहला जो पार्ट होगा वो बताएगा वंश को, दूसरा बताएगा जाति को। पार्ट होगा जाति को बताएगा, पहला जो है वंश को बताएगा और दूसरा बताएगा जाति को। वैज्ञानिक का नाम इटैलिक में लिखे जाते हैं, जैसे घरेलू चिड़िया का नाम वैज्ञानिक पैसर डोमेस्टिकस, जहाँ पैसर वंश को तथा डोमेस्टिकस जाति को निरूपित करता है। पैसर वंश को और डोमेस्टिकस जाति को निरूपित करता है। यहाँ पे पैसर हो गया तो पहला किसको बताएगा, वंश को, तो पैसर वंश है और डोमेस्टिकस क्या है, जाति है। वर्गीय संवर्ग सहित कुछ जीवों के नाम है, जैसे मानव। मानव का क्या है वैज्ञानिक नाम, होमो सेपियंस। मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस। मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस। इसमें होमो बताएगा वंश को, सेपियंस बताएगा जाति को। मानव किस गण से आता है, तो प्राइमेटा गण से हम लोग प्राइमेट्स हैं, और मेमेलिया वर्ग के हैं, और कॉर्डेटा फैमिली के हैं। यहाँ पे घरेलू मक्खी का क्या नाम है, मस्का डोमेस्टिका। घरेलू मक्खी मस्का डोमेस्टिका। आम का मैग्नीफेरा इंडिका। आम का मैग्नीफेरा इंडिका। आम का मैग्नीफेरा इंडिका। घरेलू मक्खी आर्थ्रोपोडा में आती है। और यहाँ पे जो है गेहूं को ट्रिटिकम एस्टिवम, गेहूं का नाम क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम। ये एंजियोस्पर्मी पौधा है। और इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सजीव जगत का वर्गीकरण को देखेंगे। थैंक यू।